हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेईई पे जीत सीरीज। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलिप्स चैप्टर का कंसेप्ट एड ऑन, जो कि होने वाला है हमारा फोर्थ लेक्चर, फोर्थ कंसेप्ट एड ऑन। इससे पहले हमने 3 लेक्चर ले लिए, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो। आज जो डिस्कशन हम करने वाले काफी कुछ रिपीटेड होने वाला है। कहां से? पैराबोला और सर्कल्स में जो हमने पढ़ा वहीं से काफी सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें हम रिपीटेड ही पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फोर्थ लेक्चर ऑफ इलिप्स हम आ चुके हैं। 4 लेक्चर में ही पूरा जो चैप्टर है हमारा खत्म हो जाएगा अच्छे से। टुडेज फोर्थ लेक्चर क्या है टॉपिक्स? देखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, जहां पे t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू S1, यहाँ पे क्या होगा? t इक्वल्स टू S1, ये बात करेंगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स वो भी हम सीख चुके हैं। पैराबोला, सर्कल्स में सेम कंसेप्ट यहीं पे लगने वाला है। लास्ट में देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, इलिप्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले तो समझेंगे भाई कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या है। क्यों? क्योंकि हमें कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। यहां पे आप फिगर में देख ही सकते हो, मैंने पहले लिखा है पेयर ऑफ टेंजेंट। समझो, सबसे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स यानी किसी पॉइंट में से मैं मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। तो वो इलिप्स को जिन 2 पॉइंट्स में यहां पे टच करेंगे उन्हें कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और उनसे अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दूं तो उसे कहेंगे हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो उसकी इक्वेशन क्या है भाई? सर्कल में जैसे निकाली, जैसे पैराबोला में निकाली, वैसे यही करना है। ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि यहां पे अगर मैं कोई पॉइंट आउटसाइड p x1 y1 ले लूं, x1 y1, यहीं से मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जो मैंने अभी बताया, तो ये जो आपकी हो गई वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हो गई। तो आपको करना क्या है इस इलिप्स के लिए? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये इलिप्स कोई सा भी हो सकता है, आपका कर्व कोई सा भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कर दो फॉर द पॉइंट पी x1 y1। क्या करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो वाई y1 से। क्लियर हो गया? बाकी की ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताए, बार बार बताता हूं, तो यहां पे रिपीट नहीं करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस करोगे एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं करना, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि ये इक्वेशन तो टेंजेंट के सिमिलर ही है, जो हम टेंजेंट के लिए इक्वेशन निकालते हैं सेम है। नहीं, फर्क है। फर्क क्या है यहां पे कि हमारा जो पॉइंट है अभी के लिए, ठीक है, जब आपको कॉर्ड निकालनी है पॉइंट आउटसाइड है। जब हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट की जब हम बात करते हैं, तब जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑन दी कर्व, ऑन दी कर्व, ये बात पता होनी चाहिए। तो फर्क है, ठीक है। टेंजेंट और कॉर्ड के लिए जब इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन लगता होता है, ट्रांसफॉर्मेशन यहां भी करते हैं, लेकिन पॉइंट कहां पे होता है टेंजेंट के लिए? कर्व पे। तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है इस इक्वेशन को देख के, ये बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म हमारे पास ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जब मेरे पास पॉइंट बाहर है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लिए, लेकिन मैं ये बोलूं पॉइंट हमारा अंदर है। अंदर मतलब क्या? कॉर्ड के ऊपर ही है, यानी मिड पॉइंट गिवन है। आपके पास कॉर्ड ए बी है, ए बी है, और कोई मिड पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है अगेन x1 y1। तो तब आपको इक्वेशन निकालनी है कॉर्ड की, तो क्या करेंगे? इस पॉइंट को ही ध्यान रखो और ट्रांसफॉर्मेशन कर दो t इक्वल्स टू S1। t इक्वल्स टू S1 क्या कहता है? ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको x x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक क्लियर चीज, 1 है, हम क्या कर रहे हैं? पूरा t ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो 1 को एक साइड लिखेंगे, -1 इक्वल्स टू S1 का मतलब क्या है? आप इस कर्व के अंदर इस पॉइंट को बस पुट कर दो। यहां ट्रांसफॉर्म किया, यहां पुट कर दो, तो क्या मिलेगा आपको? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो आपको क्या मिलेगा? x x1 अपॉन ए स्क्वायर, y y1
अपॉन बी स्क्वायर, माइनस में ये 1 तो कैंसिल हो गया, और ये पूरी टर्म x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो क्या ये इक्वेशन मुझे याद रखनी है? बिल्कुल नहीं, आपको बस ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है, ये रिजल्ट है वो याद रखना है। अब देखो इसमें मैंने कन्वर्ट क्यों किया, ये कौन से टाइप की इक्वेशन है, x वेरिएबल y वेरिएबल कांस्टेंट, तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का इक्वेशन इक्वल्स टू 0 टाइप का इक्वेशन। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो एक तो नॉर्मल है कि आपको पॉइंट पता होगा आउटसाइड वाला और बोलेंगे कॉर्ड बता दो, तो क्या ऐसा सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन जेईई में आएगा? नहीं आएगा। क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं पॉसिबिलिटी बताता हूं आपको। जैसे आपने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन निकाल लिया, ठीक है, चाहे वो पॉइंट आउटसाइड का यूज किया है, मिड पॉइंट का यूज किया, क्लियर है, तो आपको बोलेंगे कि यहां पे ये जो आपके पास कॉर्ड आई वो किसी कर्व की टेंजेंट है, ऐसा कुछ कंडीशन दे देंगे जब आपको मिड पॉइंट ही नहीं गिवन होगा, लेकिन आप मिड पॉइंट को अज्यूम कर पाओगे, तो अज्यूम करके इक्वेशन निकालोगे, फिर ये इक्वेशन को किसी का टेंजेंट है, किसी का टेंजेंट मतलब आप इसको y इक्वल्स टू mx प्लस सी में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कन्वर्ट, कि अगर ये टेंजेंट है, इफ टेंजेंट टू अनदर कर्व, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, टेंजेंट टू अनदर कर्व। इतना क्लियर होना चाहिए। तो दो ट्रांसफॉर्मेशन, t इक्वल्स टू 0, मिड पॉइंट है तो t इक्वल्स टू s1। तो क्वेश्चन देखते हैं, सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 में देखो क्या बोला है, अ लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, मतलब कॉर्ड ऑलरेडी दी गई है, आपको कॉर्ड फाइंड नहीं करनी है, यू आर गिवन कॉर्ड ऑलरेडी। इलिप्स गिवन है आपको, कौन सा इलिप्स है, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्लियर है ये। उसके मिड पॉइंट्स का क्या फाइंड करना है, लोकस फाइंड करना है। अब मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, मतलब इस कॉर्ड का मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट होगा मान लो इसका एच के, लेट एच के बी द मिड पॉइंट ऑफ chord to the circle, chord to the circle, ellipse, ठीक है, सर्कल नहीं है, यहां पे हम इलिप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकालेंगे इक्वेशन, t इज इक्वल टू s1 कर देना है आपको, t इज इक्वल टू s1 कर दो, क्योंकि मिड पॉइंट की बात चल रही है, तो ट्रांसफॉर्म कर दो इस इक्वेशन को, क्या करेंगे x1, लेकिन x1 y1 क्या है अब आपके पास, x1 y1 इज h कॉमा के, यहां पे ये बात समझ लेना कि ये क्या है, x1 y1 ही है, तो ट्रांसफॉर्म करने पे hx मिलेगा प्लस 4ky मिलेगा माइनस 1 इक्वल्स टू, इतना क्लियर होना है। अब देखो 4ky माइनस 1, s1 यानी इसमें 1 पॉइंट h के पुट कर दो यहां पे, तो h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, hx प्लस 4ky माइनस में एच स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आ गया। ये क्या आ गया, कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। क्या आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन। लेकिन मुझे तो ऑलरेडी पता है कॉर्ड की इक्वेशन, तो इफ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज ऑल्सो 2x प्लस 3y प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0, ये भी आपकी कॉर्ड की इक्वेशन ही है। तो दोनों को क्या करना है, आपको कंपेयर कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एच के क्या मिल जाएगा, एच के यानी लोकस ही मिल जाएगा ना। हम क्या करते हैं, जब एच के अज्यूम करते हैं तो लोकस निकालते हैं, तो यहाँ पे कंपेयर करो तो क्या मिलेगा, h अपॉन 2 इक्वल्स टू 4k अपॉन 3 इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अपॉन माइनस लैम्बडा, ऐसा लिख लो, माइनस एक ही बात है, माइनस ऊपर से कॉमन निकालिए, यहां नीचे डाल दिया, तो ये आ गया कंपैरिजन। नाउ आंसर क्या है, क्या लोकस मुझे यहां से मिल रहा है, हाँ मिल सकता है। अब यहां पे कंफ्यूजन क्या होता है बताऊं मैं, कि इनके साथ खेलने लगते हैं। यहां पे बच्चे क्या करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, जो कि गलत है। आपसे तो लोकस ही मांगा है ना, तो आप तो बस एच के में खेलो, तो h/2 इक्वल्स टू 4k/3, तो यहां पे क्या मिलेगा, 3h इक्वल्स टू 8k, 3h इक्वल्स टू 8k। मुझे तो hk में ही खेलना है, सारे पॉइंट्स hk के अलावा आपको एलिमिनेट करने होते हैं जब लोकस निकालते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x इक्वल्स टू 8y, यानी 3x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये आना चाहिए लोकस।
अगर मुझे पॉइंट मांगे होते या लैम्बडा की वैल्यू मांगी होती कि लैम्बडा फाइंड करके दे दो, तब आपको यहां जाना होता। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन ना हो बस, तो ये आंसर आएगा ऐसे 3x - 8y, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। देखो, तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें खेलने लगते हैं, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अगेन मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड की बात की है, तो क्या करेंगे? t = s1 लगाएंगे। t = s1 इंटरसेप्टेड ऑन द लाइन 2x - y + 3, यानी आपकी कॉर्ड ही क्या है? ये है 2x - y + 3। इसका मतलब ही ये हुआ। ठीक है, और इलिप्स क्या गिवन है आपको? ये गिवन है। तो अब क्या पूछा है आपको? द कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं भाई। तो जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया, जब मैंने आपको क्या बताया, यहां पे हमने कंपेयर किया था, जब मैंने बोला कोऑर्डिनेट्स पूछे जाएं तब आपको लैम्बडा में जाना है। तो हम क्या करेंगे? वही पिछले क्वेश्चन में जो किया, सेम क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेस है बस। देखो आपके पास क्या है, इस टाइप का क्या है? इलिप्स है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं, अगर t = s1 करना है तो 6x² + 10y² = 60। सिंप्लीफाई कर दो तो आ जाएगा 3x + y² 3x² + 5y² - 60 = 0। ये इक्वेशन आ गया। किसका? इलिप्स का ही इक्वेशन है, कर्व का इक्वेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमें। क्यों t = x1? क्योंकि मिडल पॉइंट की ही बात की गई है। मिड पॉइंट कौन सा लेंगे? अगेन h, k be the मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। तो जैसे आप करोगे, सेम प्रोसेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? यहां पे ट्रांसफॉर्म करने पे 3hx + 5y - 60 और कैंसल हो जाएगा, उस साइड भी कैंसल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे? 3h² + 5k²। इतना मिल गया आपको। बस सेम कंपैरिजन कर लो। 3hx + 5yk - 3h² - 5k² = 0। क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो यही इक्वेशन है 2x - y + 3 = 0। तो कंपेयर करने पे आपको क्या मिलेगा? 3h/2 = 5y/-1, ठीक है, 5k/-1, और लास्ट में क्या मिलेगा? 3h² + 5k² -3, ये क्या मिल जाएगा? -3 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब क्योंकि मुझे यहां पे लोकस नहीं फाइंड करना है, तो मैं इन दोनों पे अभी के लिए कम ध्यान दूंगा। मेरा ध्यान होना चाहिए यहां पे। क्यों? और एक्चुअली सब जगह ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें लैम्बडा, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये सारी वैल्यू किसी कांस्टेंट लैम्बडा के बराबर है, क्योंकि आपके पास दो है h और k की वैल्यूज। ठीक है, तो आप सिर्फ इनका यूज करके दो अलग अलग वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे। तो आपने अज्यूम कर लिया कि सब किसके बराबर है? लैम्बडा के बराबर है। तो 3h/2 भी लैम्बडा के बराबर होगा। हाँ सही बात है। तो h किसके बराबर होगा? देखो 3h/2 लैम्बडा के बराबर होगा और 5k/-1 भी लैम्बडा के बराबर होगा। तो आपके पास h की वैल्यू क्या आ गई? देखो h की वैल्यू 2λ/3 2λ/3 और k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? -λ। ठीक है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -λ/5। अब ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं, मेरे पास h और k दोनों की वैल्यू है, जो यहां से मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? 3h² यानी 4λ²/9 प्लस k² यानी क्या मिलेगा आपको? 5k² है। तो λ²/25 = -3λ। तो इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? 4λ²/3 प्लस यहाँ पे क्या है? देखो 25 था, तो λ²/5 = -3λ। ये क्लियर हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल सकता है? लैम्बडा की एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है। तो लैम्बडा क्या मिलेगा? 20 + 3 23λ² 23λ² = -45λ। तो आपको क्या मिलेगा? लैम्बडा अगर कॉमन ले लूं मैं तो 23λ + 45 = 0। तो लैम्बडा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो लैम्बडा की वैल्यू -45/23 होगी।
दो वैल्यूज हो सकती हैं, इतना क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शंस में मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑप्शंस में या तो कोऑर्डिनेट्स है या तो नन ऑफ दिस है। तो एक क्लियर बात है कि लैम्बडा की वैल्यू 0 तो नहीं होगी यहाँ पे वरना h के कोऑर्डिनेट्स जो है, मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये तो नहीं होगा। तो हम क्या वैल्यूज चेक करेंगे, लैम्बडा इक्वल्स टू -45/23। तो यहाँ पे पुट कर दो -45/23। तो क्या मिलेगा आपको, 3 15 2 यानी -30/23। और k की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे पुट करने पे, देखो माइनस यानी कितना मिलेगा, देखो 5 है 45 है तो -9/23, लेकिन -45 है तो आपको यहाँ पे +9/23 मिल जाएगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, यस, -30/23 है 9/23 जो हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे देखो मिड पॉइंट में ही गए, पहले क्वेश्चन के आधे तक हम सेम गए, ठीक है। फिर क्या किया, कोऑर्डिनेट्स पूछे थे h के तो वो फाइंड कर लिए लैम्बडा अज्यूम करके। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्या देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन, कौन सा, जो मैंने अभी बताया था आपको कि आपको बोला जाएगा कि ये कॉर्ड किसी का टेंजेंट है। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 3 में वही क्वेश्चन है, समझते हैं उसको। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो टेंजेंट्स ड्रॉन टू द इलिप्स, इस इलिप्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं, कहां से, एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, पॉइंट आउटसाइड है जो पैराबोला के ऊपर है। अब टेंजेंट्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जब पॉइंट आउटसाइड होगा तभी आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास इलिप्स है, यहां पे मान लो कोई पैराबोला होगा, यहां पैराबोला के किसी पॉइंट P से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए कुछ इस तरह से, एक टेंजेंट यहां पे, एक टेंजेंट यहां पे, ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इस तरह से। और उस पे अगर मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बना दूं तो आगे वही बोला है, द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल टच अ पैराबोला। लेकिन ये पैराबोला आपको एक गिवन है, y² = 4x टाइप का पैराबोला है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है। एक अनदर पैराबोला होगा जो इस कॉर्ड के लिए, वो कॉर्ड उसके लिए क्या काम करेगी, एज अ टेंजेंट वर्क करेगी। तो यहाँ पे एक और पैराबोला सोच लो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पैराबोला होगा। ये बस एक रफ फिगर है समझने के लिए। तो अगर मैं इस पॉइंट जो आउटसाइड है उसका यूज करके ये कॉर्ड की इक्वेशन निकाल सकता हूं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन t = 0 कर देना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो y² अगर 4x है और मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो क्या थे, याद करो, 80² 280, 80² 280 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, जहां पे a की वैल्यू आपके पास 1 है तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्चुअली P के कोऑर्डिनेट्स हो गए t² 2t। अब इस पॉइंट से आपको क्या करना है, यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है इस कर्व के लिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन t = 0 कीजिए यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा x(x1), लेकिन x1 तो क्या है, t² है, तो xt²/36 प्लस y(y1), y तो क्या है, y(y1) तो है 2t अपॉन b² यानी 9 = 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। दिस इज कॉर्ड टू इलिप्स बट टेंजेंट टू दिस न्यू पैराबोला। अब इसको मुझे टेंजेंट बनाना है तो मैंने अभी ही बताया आपको क्या करना है, इसे आपको टेंजेंट को कन्वर्ट कर देना है। इसके लिए y = mx + c में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे y = mx + c में, तो क्या मिलेगा आपको, 2t/9 y = 1 - xt² 36, ठीक है। तो y = mx कर दो यहाँ पे, तो y = 9 यानी नीचे आ जाएगा माइनस में x, देखो t कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/4 2 = 8 माइनस में t/8 x, ये हो गया y = mx + c, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/2t। तो ये तो फॉर्म आ गया पूरा, y = mx + c। अब मुझे एग्जैक्टली फाइंड क्या करना है, हुज इक्वेशन इज, यानी पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो पैराबोला है वो यहाँ पे ऑप्शंस में देख पा रहा हूं y² = 4ax टाइप का ही है, x² = 4ax टाइप का नहीं है, ठीक है, x² = 4ay टाइप का। अब क्योंकि ये y = mx + c है जो कि टेंजेंट है टू द पैराबोला y² = 4ax टाइप के पैराबोला के लिए,
अब इसके लिए टेंजेंट एक्चुअली क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी, कंडीशन टू टेंजेंसी इज a बाय m, ये याद करो। दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू दी पैराबोला, टेंजेंट टू दिस पैराबोला y इक्वल्स टू mx प्लस c के बदले a बाय m। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास एक्स स्क्वायर होता, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तब आप ये कंडीशन चेंज कर देते, या तो वो ए एम स्क्वायर आता या तो माइनस ए एम स्क्वायर आता। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं पैराबोला में। तो आप कंपेयर कर सकते हो, m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे m की वैल्यू इज माइनस टी बाय 8, और यहाँ पे a बाय m की वैल्यू क्या है, 9/2t। इतना क्लियर हो गया मेरे पास। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पैराबोला फाइंड करना है, तो a की वैल्यू चाहिए, तो a यहां से मिल जाएगा और m यहां से मिल जाएगा, तो पुट कर दो यहां पे वैल्यू m की, a अपॉन में माइनस टी, और यहां पे आ जाएगा 8, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 9/2t, तो t कैंसल हो गया यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू -9/16, तो ये तो a किसके लिए है, न्यू पैराबोला के लिए a की वैल्यू, यानी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax में मुझे कुछ पुट करना पड़ेगा, यहां पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू -9/16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4ax, तो सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा देखो, -9/4 यानी 4y स्क्वायर इक्वल्स टू -9x, तो 4y स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 0, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। अब देखो यहां पे ना y इक्वल्स टू mx प्लस सिर्फ c रखते तो आपको आंसर मिलता ही नहीं, आप बस स्लोप में खेलते रह जाते। अब क्योंकि यहां पे सीधा पैराबोला का इक्वेशन है, तो आप क्या स्लोप यहां से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, पैराबोला का क्या होगा, नहीं, आपको हर एक पैराबोला की जो इक्वेशन है उसका क्या फाइंड करना पड़ता, टेंजेंट फाइंड करना पड़ता, टेंजेंट फाइंड करके उसको इसके साथ कंपेयर करना पड़ता, जो कैसा है, बहुत लेंदी है। तो हमने स्मार्ट तरीका अपनाया, mx प्लस c में कंडीशन टू टेंजेंसी ही लगा दी, जिसमें तुरंत से आपका एक ही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट समझते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स में क्या है, जो हमने पहले कौन से पैराबोला इलिप्स में, पैराबोला सर्कल्स में देखा वही है, यानी कि अगर मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट P आउटसाइड है, वहां से मैं मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से। और अगर मुझे उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन, तो आपको टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1 या फिर SS1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा, टी स्क्वायर यानी XX1 अपॉन a स्क्वायर प्लस YY1 अपॉन b स्क्वायर, उसका स्क्वायर, लेकिन -1 भी है आपके पास, तो -1 टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1, तो S यानी तो जो कर्व है वो पूरा का पूरा वैसे लिख दो, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब कर्व इस तरह से लिखना, कर्व ऐसे लिखना है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0, इस तरह से कर्व लिखना। ठीक है, इक्वल टू 1 मत करना यहां पे जब लिख रहे हो। और S1 का मतलब क्या है, उसी में 1 पुट कर दो, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर -1, तो ये हो गया टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1। इतना क्लियर होना चाहिए। अगर कंबाइंड इक्वेशन पूछी जाए तो, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक जनरल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है, बोलेंगे कि ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ, यानी कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन है, तो मुझे 2 टेंजेंट निकाल के दे दो। तो तब क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बना देने हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना दो, सिंपल लीनियर फिर इक्वेशन बन जाएगी एक। तो यहां पे इस तरह से आप, लेकिन यहां पे कैसा है कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स के जो क्वेश्चंस है वो कम आते हैं। क्वेश्चन में दिखेगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, लेकिन आपको निकालना नहीं होता है। ठीक है, उसका एक अच्छा एग्जांपल मैंने इसके बाद ही रखा है, वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन कौन सा देखेंगे, जेईई मेंस का ही क्वेश्चन देखेंगे, जुलाई 2022 का। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, द एक्यूट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो क्या होता है ना, जैसे ही पेयर ऑफ टेंजेंट्स पढ़ते हैं, ये इक्वेशन देखते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालने लगते हैं, कैसे, टी स्क्वायर इक्वल्स टू SS1 करके। हाँ भाई, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है तो यही करना है, ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस पढ़ो पूरा। तो यहाँ पे मैंने क्यू क्वेश्चन ऐसे लिया, ये क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन पेयर ऑफ टेंजेंट्स है इसलिए मैंने लिया है क्वेश्चंस। और पॉइंट है 1,3, ठीक है।
तो क्या मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है? नहीं, आपको एंगल निकालना है उन दोनों के बीच में। मतलब मान लो इस तरह से आपकी टेंजेंट है, ये मुझे एंगल निकालना है। तो सबसे अच्छी मेथड क्या है? m1 स्लोप पता हो, m2 स्लोप पता हो। ये दोनों अगर मेरे पास स्लोप पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक इक्वेशन लगा सकता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मिल जाएगा। तो बस वही करेंगे, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई कर दो तो x स्क्वायर अपॉन 5/2 प्लस y स्क्वायर अपॉन 5/3 इक्वल्स टू 1। ये हो गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर क्या है आपके पास? a स्क्वायर इज 5/2 एंड b स्क्वायर इज 5/3। इतना मुझे यहां से पता चल गया। अब क्योंकि हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ना कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स की, अलग अलग टेंजेंट्स हम सोचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालोगे तो आपको एक जनरल इक्वेशन मिलेगी यहां पे। तो मैं क्या ऐसे सोच सकता हूं, y इक्वल्स टू mx प्लस c इज द टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट है। किसके लिए? टेंजेंट की इक्वेशन है किसके लिए? इस एलिप्स के लिए, mx प्लस c। लेकिन कंडीशन टू टेंजेंसी लगा दो तो आपको स्लोप मिलेगा, ठीक है। क्योंकि हमें अल्टीमेटली m1 m2 चाहिए ना, तो यहाँ पे प्लस और माइनस कंडीशन टू टेंजेंसी क्या थी? रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया। यहां से आप इक्वेशन बना सकते हो। अब देखो एक और चीज है यहाँ पे कि आपके जो दोनों ही टेंजेंट्स हैं वो कहां से पास हो रहे हैं? 1,3 से ही निकल रहे हैं। तो 1,3 इस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस, 1,3 इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? 3। x की वैल्यू 1 है तो 3 माइनस m हो गया, और यहाँ पे प्लस और माइनस ये वैल्यू हो गई, जहां पे a स्क्वायर b स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू 5/2 m स्क्वायर और b स्क्वायर इज 5/3। अब आप सोचोगे प्लस और माइनस कहां गया? अब क्योंकि मुझे रूट अच्छा नहीं लग रहा तो मैं दोनों साइड क्या किया? स्क्वायर ले लिया, रूट चला गया, प्लस और माइनस चला गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करो, और तो सिंप्लीफाई करोगे तो 9 माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे? 3 2 जा 6m प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू 5/2 m स्क्वायर प्लस 5/3। ये हो गया। अब यहां से मुझे क्या मिल सकता है? मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है अच्छा सा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा? 5/2 माइनस m स्क्वायर 6m। तो इसको अच्छे से करोगे आप तो 9m स्क्वायर प्लस 36m माइनस 44 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका यूज करके वेरिएबल आपके पास क्या है? वेरिएबल आपके पास यहाँ पे m है। तो यहां से आपके पास दो वैल्यूज निकलेंगी, एक m1 निकलेगा, एक m2 निकलेगा। कैसे निकाल सकते हो आप? देखो यहां पे आप निकाल सकते हो, रूट्स निकाल सकते हो, -b प्लस और माइनस रूट d। देखो तो आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू निकलेगी? -b यानी क्या होगा? -36 प्लस और माइनस, तो एक प्लस ले लेते हैं m1 के लिए, और m2 के लिए दूसरा रूट एक माइनस ले लेंगे, तो -6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस रूट डी। रूट डी यानी क्या? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट डी यानी b स्क्वायर कर दो, यहाँ पे 36 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 36 इंटू 36 माइनस 4a इंटू सी, तो प्लस हो जाएगा 4 इंटू 9 इंटू 44। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसे लंबे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते। काफी सारे बच्चों को देखो जो एकदम टॉप लेवल पे रैंक 1 वाले स्टूडेंट है उनके लिए तो मतलब एकदम ही सिंपल है कि वो तो सोच लेंगे एकदम जल्दी। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि नहीं कर पाते बच्चे, कुछ बच्चे नहीं कर पाते कैलकुलेट। ये सब अच्छा होता है लेकिन ये कैलकुलेशंस जो होती है वहां पे अटक जाते, कैसे इतने बड़े मल्टीप्लिकेशंस करें। तो नॉर्मल आपको क्या करना है? देखो ये 36 यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे रूट के बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे 36 प्लस 44 क्या हो गया? 100 हो गया। 80 हो गया तो 16 इंटू 5 कर दो तो 4 अगेन बाहर आ जाएगा जो 2 बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। 4 बन जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 24 रूट 5। देखो तो इतना सब जो आपको मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना नहीं है, लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे रूट डी क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस रूट डी इज नथिंग बट 24 रूट 5। 24 रूट 5 और यहाँ पे आ जाएगा -24 रूट 5, ठीक है। -24 रूट 5 अपॉन 2a। 2a क्या है? 2 इंटू ए 18 और 18, तो दो वैल्यूज आ गई m1 m2 की, ठीक है। जिसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो,
जिसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आंसर -6 प्लस 4√5 अपॉन में 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6 माइनस 4√5 अपॉन 3। ये आ गया tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। बस ये कर दो आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते, m1 माइनस m2 करो, देखो ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है तो -6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या दिस एंड दिस जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, तो 8√5/3 बचेगा, तो 8√5/3 और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा। अब ये देखो क्लियरली a प्लस बी है और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, 339 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 36 माइनस बी स्क्वायर क्या है 4√5 स्क्वायर ले लो 80 आ जाएगा अपॉन में 9। इतना क्लियर हो गया। इसको सिंप्लीफाई जब मैं करूंगा तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 3 जा 3 अगेन ऊपर जाएगा, 24√5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 24√5, 9 आ जाएगा। 36 प्लस 9 कर दो कितना आ गया 45 आंसर आएगा। 45 माइनस 80 कितना आ गया 35। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, लेकिन -35 अल्टीमेटली जब आप मॉड हटा दोगे, मॉड लगा दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या ऐसा आंसर है tan थीटा इक्वल्स टू 24√5/35? जी नहीं, ऐसा आंसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है। देखो क्या किया है, यहाँ पे 7 5 ले लो तो 24 और नीचे 7 × 5 ले लो, √5 चला गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो थीटा क्या हो गया tan इनवर्स 24/7√5। ये आपका आंसर है। तो क्या ऐसा ऑप्शन है? यस बिल्कुल है, ऐसा ऑप्शन बिल्कुल है हमारे पास। ऑप्शन बी इज द आंसर। तो देखो मेंस में क्वेश्चन पूछा, आपको लगेगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाल लेता हूं फिर मैं एंगल निकालूंगा, नहीं, करना ही नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा समझो कौन सा क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगाना है, इनफ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है पोल एंड पोलर। पोल एंड पोलर हम पिछले जो हमारा क्या था सर्कल चैप्टर था, आई थिंक मैंने उसमें आपको बताया था, सेम कंसेप्ट है। करना क्या है यहाँ पे पोल एंड पोलर में, लेट पी पॉइंट बी इनसाइड और आउटसाइड द इलिप्स। कोई पॉइंट है वो अंदर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है। इस तरह से मैं सोचो, इस तरह से सोचो कोई पॉइंट P है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 है। यहां से आप क्या करोगे, एक सीकेंट, इस तरह से एक सीकेंट ड्रॉ की, वो इलिप्स को Q और R पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। अब उन्हीं पॉइंट्स पे मैं क्या ड्रॉ कर दूं, मैं अगर टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं इस तरह से, उन्हीं पॉइंट्स पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं इस तरह से, तो यहां पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा टेंजेंट्स का, जिसे मैं T मान लेता हूं, जिसके पॉइंट है H कॉमा के। क्यों H कॉमा के? क्योंकि उस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस होगा वही आपका पोलर होगा। वो क्या होगा? पोलर होगा। और ये जो पॉइंट है वो क्या होगा? पोल होगा। इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये क्या है, एक्चुअली वाइस वर्सा है, ये हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? किसी पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एक कॉर्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? एक कॉर्ड मिलेगी, जो आप फाइंड कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 का यूज करके। तो मुझे अगर इस पोलर का इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो वो फाइंड करते हैं। देखो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन t करोगे तो आपके पास क्या है, इलिप्स है, वो क्या हो जाएगा x1, लेकिन पॉइंट आउटसाइड क्या है, h कॉमा के है, तो hx अपॉन a स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा आपको, ky स्क्वायर। ठीक है, ky अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या हो गई? कॉर्ड की इक्वेशन हो गई। लेकिन मेरी कॉर्ड जो है वो कहां से पास हो रही है? x1 y1 में से। x1 y1 में से पास हो रही है, यानी hx1 अपॉन a स्क्वायर प्लस ky1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्योंकि h के किसी पॉइंट का लोकस हम मान के चलते हैं। ठीक है, h के क्या है, हमें उसका लोकस फाइंड करना है। पोलर है क्या? देखो इनसाइड आउटसाइड, देन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। इस पॉइंट का लोकस ही तो है। तो लोकस के लिए तो आप h और k को क्या करते हो, xy में कन्वर्ट कर देते हो, तो xx1 a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर
इक्वल्स टू 1। तो ये तो इक्वेशन हो गई h कॉमा के की। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो इक्वेशन है वो सिमिलर टू टेंजेंट है, सिमिलर टू क्या है, हमारी कॉर्ड है, लेकिन फर्क सब में है। फर्क सब में है कि अगर मैं इस पॉइंट का यूज करके कुछ निकालता हूं आउटसाइड पॉइंट का तो मुझे कॉर्ड मिलेगी, ठीक है। लेकिन कॉर्ड के ऊपर से कोई भी पॉइंट मैं ले लूं, उसका यूज करके मैं क्या करूं, एक क्या निकालूं, लोकस निकालूं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो यहां से क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट का यूज करके मैं ये निकाल सकता हूं और कॉर्ड के ऊपर का पॉइंट यूज करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टेंजेंट्स का लोकस निकाल सकता हूं। तो वाइस वर्सा चीजें हैं, बस आपको क्या मानना है, दिस इज पोलर, यानी इस पॉइंट का लोकस इज द पोलर और ये पॉइंट जो है जो कॉर्ड के ऊपर है वो पोल है। तो ये बस टर्म्स है, क्वेश्चंस इतने ज्यादा बनते नहीं है यहां से। नेक्स्ट बात करते हैं डायामीटर की। डायामीटर क्या है, सभी कोनिक्स के लिए डायामीटर की जो क्या है डेफिनेशन सेम है। क्या कहती है डेफिनेशन, कि अभी के लिए कोई भी कर्व की अभी मैं बात करूंगा, इलिप्स की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूं, इसको कोई भी कर्व मान लो, ठीक है। तो अगर सबके लिए मैं कोई एक कॉर्ड ले लूं, ठीक है, और सभी कॉर्ड इस तरह से पैरेलल ले लूं, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा, उनके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, यानी इसका मिड पॉइंट यहां पे होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पे, एक यहां पे, इस तरह से मैं सारे मिड पॉइंट्स का एक लोकस ले लूं, तो ये जो लाइन मिलेगी वही क्या होगी, डायामीटर ऑफ कोनिक होगी। डायामीटर ऑफ कोनिक, यानी डायमीटर ऑफ कोनिक क्या कहती है भाई, लोकस मिड पॉइंट्स का, पैरेलल जो कॉर्ड्स होंगी उसके मिड पॉइंट का लोकस इज द डायमीटर। अब इलिप्स कर्व नाम डाल दो तो वो इलिप्स की डायमीटर हो गई। पैराबोला में हमने समझा था, पैराबोला में भी यही चीजें समझी थी, पैरेलल कॉर्ड उनके मिड पॉइंट का लोकस, लेकिन वहां पे हम इन्हें इक्वेशन निकाली थी। पैराबोला के लिए क्या थी इक्वेशन, याद करो, पैराबोला के लिए डायामीटर की इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2a अपॉन m। ये थी इक्वेशन, याद है कि नहीं, ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। इस इलिप्स के लिए डायमीटर की इक्वेशन क्या हो सकती है, सोचते हैं और उसको डिराइव करते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं हम डायमीटर की इक्वेशन। पैराबोला के लिए मैंने बता दिया, इलिप्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन आ कहां से रहा है, यहां पे भी हम कॉर्ड की ही बात कर रहे हैं क्योंकि उसके मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या मान लो, h कॉमा के, क्योंकि उसका हमें लोकस निकालना है एक्चुअली। तो इस मिड पॉइंट का हम लोकस निकालेंगे, इसलिए h कॉमा के, और ये कॉर्ड है जिसकी स्लोप m है ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो मिड पॉइंट वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती है, t इक्वल्स टू s1, t इक्वल्स टू s1, और हमारे पास इलिप्स, इसको मान लो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स है, ये हमारे पास मिड पॉइंट h कॉमा k है, ट्रांसफॉर्मेशन कर दो तो hx अपॉन में a स्क्वायर प्लस y ky अपॉन में b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू s1, पॉइंट पुट कर दो, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस 1 कैंसिल हो गया, एक इक्वेशन मिलेगी हमें जो कॉर्ड की इक्वेशन होगी, ठीक है। कॉर्ड की इक्वेशन देखो क्या मिलेगी, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यही रख दो यहाँ पे, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसको आगे मत लेके जाओ अब, क्योंकि ये कॉर्ड की इक्वेशन है जिसका स्लोप m है, ठीक है, स्लोप m हमने मान लिया, तो यहां से लीनियर है। ये इक्वेशन कैसा है, लीनियर इक्वेशन है। अब आप सोचो कि एच स्क्वायर के स्क्वायर तो है, लेकिन वो तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जो कांस्टेंट होने वाले हैं। यहां पे x और y ही वेरिएबल है, तो जो कि लीनियर है। तो आपकी लीनियर इक्वेशन के लिए स्लोप क्या करते हो आप, माइनस a बाय b करते हो, तो माइनस a बाय b क्या होगा आपका स्लोप, स्लोप है m के बराबर। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे सिंप्लीफाई करने पे आपको b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि h और k है हमें लोकस निकालना है, तो हम क्या करेंगे x y कर देंगे यहाँ पे, माइनस में b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x अपॉन में क्या आ जाएगा y, ये आ गया आंसर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए y के टर्म्स में, तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, y को एक तरफ लेके आओ तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर। x आएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, एक चीज समझ लेना, एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है,
तो यहाँ पे x नहीं आएगा। इतनी चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ डायामीटर ऑफ एन इलिप्स। तो ये याद रखना है आपको, पैराबोला का भी याद रखना है। अब डायामीटर्स यहां पे क्या होता है, इलिप्स के अंदर कॉन्जुगेट डायामीटर्स होते हैं। तो कॉन्जुगेट डायामीटर्स का मतलब क्या, ऐसे डायामीटर्स, यहां पे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। मान लो आपके पास एक ये डायामीटर है और इस तरह से एक ये डायामीटर है, दो अलग अलग आपके पास डायामीटर्स है, तो उनके बीच एक अच्छा सा रिलेशन हम निकाल सकते हैं। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ठीक है, समझ लो। पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, y इज इक्वल टू m1x इसकी इक्वेशन है, और y इक्वल्स टू m2x ये दूसरा डायामीटर है जिसकी इक्वेशन है। तो ये डायामीटर्स ऐसे होंगे, यानी ये पहला डायामीटर जो होगा वो क्या करेगा, दूसरे डायामीटर के जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगी, दूसरे डायामीटर की जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगी उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। और दूसरा डायामीटर भी सेम करेगा, पहले डायामीटर के जो पैरेलल कॉर्ड्स होंगी उसको बाइसेक्ट करेगा। तो उन दोनों डायामीटर्स को कॉन्जुगेट डायामीटर्स कहते हैं। डायामीटर्स ऑफ इलिप्स सेड टू बी कॉन्जुगेट इफ ईच बाइसेक्ट, दोनों ही बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे की पैरेलल कॉर्ड्स को। इतना क्लियर हो गया। तो क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू m2x बाइसेक्ट करेगा, किसको बाइसेक्ट करेगा, इस जो पहला वाला डायामीटर है उसकी पैरेलल कॉर्ड्स को। बाइसेक्ट्स द पैरेलल कॉर्ड्स फैमिली ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स टू y इक्वल्स टू m1x। यानी इस तरह से सोचो, आपके पास यहां पे क्या होंगी, पैरेलल कॉर्ड्स होंगी इस तरह से, इसके पैरेलल कॉर्ड ये होगी, इसके पैरेलल ये कॉर्ड होगी। तो सबका स्लोप क्या होगा, m1 होगा कि नहीं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप m1 है तो सारी पैरेलल लाइन का स्लोप m1 है। और अभी हमने क्या देखा कि अगर आपको डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है तो क्या करना है, y इक्वल्स टू, क्या करोगे, y इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर m यानी क्या, स्लोप, किसका स्लोप, जो आपके पास कॉर्ड्स हैं उसका, पैरेलल कॉर्ड्स का। तो यहाँ पे पैरेलल कॉर्ड्स का स्लोप क्या है, m1 है, तो माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर m इंटू एक्स। यानी y इक्वल्स टू m2x बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये क्या है, डायामीटर है, दिस इज डायामीटर। और ये भी हमने क्या निकाला, ये भी हमने डायामीटर निकाली। तो ये और ये दोनों इक्वेशंस कैसे हो गए, सेम हो गए, एक ही इक्वेशंस हो गए। ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब m2x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर mx। तो यहाँ पे x कैंसल हो जाएगा, और m तो एक्चुअली यहाँ पे क्या लिया था हमने, m1 स्लोप लिया था, तो यहाँ पे m1 आ जाएगा। तो दोनों के स्लोप्स m1 इंटू m2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, दो कॉन्जुगेट डायमीटर्स के बीच का। अब एक और चीज है यहाँ पे कि आपकी जो एक्सिस होती हैं, कौन सी, मेजर, जो नोट करना है आपको, नोट क्या करना है, समझ लेना बड़े ध्यान से। नोट आपको ये करना है कि जो आपकी मेजर और माइनर एक्सिस होती हैं वो भी कॉन्जुगेट डायमीटर्स होती हैं। वो भी क्या होती हैं, मेजर एंड माइनर एक्सिस आर ऑल्सो कॉन्जुगेट डायमीटर्स। लेकिन वो डज नॉट फॉलो, ये m1 m2 इक्वल्स टू, ये रूल फॉलो नहीं करती, ये फॉलो नहीं करती, नॉट फॉलो, ये ठीक है, ये यहां पे सेटिस्फाई नहीं होता है ये रूल, ठीक है। तो और ये एक ऐसा पेयर है, मेजर माइनर एक्सिस कॉन्जुगेट डायमीटर्स की ऐसी पेयर है जो सिर्फ एक दूसरे के यानी परपेंडिकुलर पेयर्स हैं, ओनली परपेंडिकुलर पेयर, बाकी परपेंडिकुलर आपको नहीं मिलेंगी, ओनली परपेंडिकुलर पेयर कॉन्जुगेट डायमीटर्स की। तो यहां पे इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक तो फिर से जल्दी से बता देता हूं, डायमीटर की इक्वेशन, पैराबोला की, यहां की, ठीक है। कॉन्जुगेट डायमीटर्स का मतलब क्या होता है, उनके बीच की रिलेशन क्या होती है। मेजर माइनर भी एक कॉन्जुगेट डायमीटर्स ही होती है, लेकिन ये फॉलो नहीं होता वहां पे, और वो ओनली परपेंडिकुलर पेयर होती है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स और वहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं, मेंस में भी एक आध क्वेश्चन पूछा था वो सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड्स मीट द डायरेक्ट्रिक्स, यानी यहां पे अगर फोकल कॉर्ड है, ठीक है, फोकल कॉर्ड यानी क्या, S1 किसी भी फोकस, अब आप इस फोकस को भी ले सकते हो, यहां से भी फिगर बन सकती है। अगर मैं इस फोकस से यहां पे क्या ड्रॉ करूं, फोकल कॉर्ड ड्रॉ करूं, और यहां से मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, तो वो इस डायरेक्ट्रिक्स पे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम अभी एक ही साइड की बात करेंगे, अल्टीमेटली वो वहां भी सिमेट्री है तो फॉलो हो जाएगा। तो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज पे मैंने क्या किए, टेंजेंट्स ड्रॉ किए, तो वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे कौन सी होगी, ए एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट वाला लेके हम चलेंगे, वहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो प्रूफ कैसे होगा, ऐसी सेम चीज हमने पैराबोला में देखी थी, थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहूंगा मैं इस तरह से। अगर आपके पास पैराबोला है यहाँ पे, और आप क्या करते हो, याद करो, फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी से डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे हमेशा इंटरसेक्शन होगा, और याद करो वो क्या था, वो हमेशा 90 डिग्री होता था, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री होता था। यहां पे ऐसा नहीं होने वाला, कंपलसरी नहीं है कि ये जो टेंजेंट्स है वो 90 डिग्री पे ही मिलेंगी। जब 90 डिग्री पे मिलेंगी तो उसे डायरेक्टर सर्कल कहेंगे। पैराबोला में तो डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल बनता था, इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्क क्या है, बस मीट करेंगी कहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब पता नहीं है कि 90 होगा या नहीं होगा, इतना क्लियर होना चाहिए। लेकिन मैं इसको ऐसे प्रूफ नहीं कर सकता, मैं इसको उल्टा प्रूफ करना चाहूंगा। इस तरह से सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट से, यानी कि यहां से, जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता है, क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, a बाई ई होंगे, और y पॉइंट कोई भी बीटा मान लो होगा। इस पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 करके ये कॉर्ड हो जाएगी, PQ इज द कॉर्ड, तो निकाल लो। और हमें क्या प्रूफ करना है कि ये फोकस में से ही पास होनी चाहिए। ऐसे में उल्टा प्रूफ कर दूं तो भी सही बात है, तो बस ऐसा कर लो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 का यूज करने पे हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा x1 तो क्या है, a बाई ई अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y1 तो क्या है, बीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन आ गई भाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाय ए, क्या मिलेगा आपको, x बाय ए प्लस y बीटा बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि ये इक्वेशन है किसकी, इस कॉर्ड की, और हमें क्या पता है फोकस में से पास होनी चाहिए, तो ये पॉइंट यानी a,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पुट कर दो यहाँ पे, ए ई आ जाएगा, x की वैल्यू ए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। LHS जब आप करोगे, LHS करो तो LHS की वैल्यू 1 हो गई, y तो क्या है आपके पास 0 है, तो RHS क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं हमने समझी हुई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट, याद करो ये पॉइंट P है, यहां पे डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू a बाई ई है, ठीक है, और यहां पे x इक्वल्स टू माइनस a बाई ई है। तो जब पोर्शन ऑफ अ टेंजेंट यानी पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स तक का इतना मैं पोर्शन ले लूं, तो वो हमेशा फोकस पे 90 डिग्री सबटेंड करेगी, ठीक है। तो इसी पॉइंट से मैं दूसरे फोकस की भी बात कर सकता हूं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फोकस और कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स में लूं, तो इस पॉइंट से यहां तक का जो पोर्शन इतना, और यहां से ये भी क्या करेंगे, ये भी फोकस के ऊपर 90 डिग्री सबटेंड करेंगे। पैराबोला में भी हमने समझी थी ये चीज, ठीक है, सेम चीज यहां पे रिपीट हो रही है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये कैसे क्रिएट होगा समझो जरा। यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं, अगर मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है तो इसका स्लोप यानी m1 मान लो, इसका स्लोप यानी m2 मान लो। m1 इंटू m2 में -2 प्रूफ कर दूं तो मजा आ जाए, लेकिन मुझे दो लाइन का स्लोप मिलेगा कैसे, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, जो क्या है, इलिप्स के ऊपर पॉइंट है, तो a cos थीटा, b sin थीटा, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। S1 पॉइंट के फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमें पता है, a,0, इतना क्लियर है। और इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तो बस कोऑर्डिनेट्स पता है तो इसका स्लोप तो पता चल जाएगा,
बस आपको m2 निकालना है। कैसे निकालू m2 स्लोप? अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा हमें, ठीक है, कोई पॉइंट Q मिल जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन यूजिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। यहां पे क्या पुट कर दो? x इक्वल्स टू a पुट कर दो। x इक्वल्स टू a पुट करने पे आपको क्या मिलेगा? cos थीटा बाय e प्लस y बाय b sin थीटा इक्वल्स टू 1। तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? y कोऑर्डिनेट, अब क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो a बाय e है, तो y कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? 1 माइनस cos थीटा बाय e इंटू b अपॉन साइन थीटा, b अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? m1 इंटू m2 माइनस 1 प्रूफ कर दूंगा। तो मेथड 1 क्या कहती है? मेथड 1 ये कहती है कि आप m1 इंटू m2 या m2 इंटू m1 माइनस 1 प्रूफ कर दो। प्रूव दिस। और दूसरी मेथड भी आप सोच सकते हो। दूसरी मेथड कैसे सोच सकते हो? इस तरह से ध्यान दो। यहां पे देखो, आप डायरेक्टर सर्कल आपको पता होगा, लेकिन यहां पे देखो, अगर मैं डायरेक्टर सर्कल नहीं, मैं डायामीटर का यूज करके सर्कल बनाऊं, यानी इसको मैं डायामीटर मान लूं सर्कल का, और यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर दूं इस तरह से, समझना, तो वो हमेशा यहीं से पास होगा। क्यों यहां से पास होगा? क्योंकि डायामीटर अगर ये है तो डायामीटर हमेशा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, सेमी सर्कल पे यहां पे वो क्या सबटेंड करेगा? 90 डिग्री सबटेंड करेगा। तो डायामीटर इक्वेशन निकाल लू सर्कल की, ठीक है, और S1 पॉइंट पुट कर दूं। यानी आपको क्या करना है? x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल्स टू प्लस में y माइनस y1 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। ये आप कर लो, ठीक है, डायामीटर इक्वेशन ऑफ सर्कल। वो निकाल के पुट S1 AE, 0। अगर ये सेटिस्फाई कर लेगा, जो कि ऑब्वियसली कर ही लेगा, तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। इतना क्लियर होना चाहिए। यस, बिल्कुल सही। और दूसरा मैंने क्या बताया आपको यहां पे कि आपको क्या करना है? m1 इंटू m2 माइनस 1 करना है। तो m1 तो क्या है? देखो, b साइन थीटा अपॉन 0, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो पुट करते हैं, m1 फाइंड करने की कोशिश करते हैं, b साइन थीटा अपॉन में x2 माइनस x1, a cos थीटा माइनस a, तो a कॉमन ले लो, cos थीटा माइनस e आ गया। m2 क्या हो जाएगा? m2 भी आप निकाल सकते हो यहां से। देखो, x की वैल्यू क्या है? a बाय e है, और y की वैल्यू तो ये रही पूरी, y की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो y2 माइनस, देखो ये y2 माइनस y1 करोगे जब आप, और x2 माइनस x1 करोगे, और पर लेकिन आपको क्या करना है? इस पॉइंट के साथ करना है, इस पॉइंट के साथ नहीं करना है। तो y2 माइनस y1 यानी y की वैल्यू सेम आ जाएगी, b साइन थीटा, देखो क्या है? b अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में x2 माइनस x1, यानी a बाई ई माइनस a बाई ई माइनस ए। ये आपने स्लोप निकाल लिए। और जब आप फाइनली इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर आंसर आएगा। मुझे पता है, मैं सॉल्व किया है मैंने। तो आपको अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? -1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये इतना नहीं है सॉल्यूशन, लेकिन आपको बस क्या याद करना है, दो चीजें अभी जो हमने रिजल्ट देखे कि अगर मैं फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज से ड्रॉ करूंगा तो डायरेक्ट्रिक्स पे जाके ही मिलेगी, और पोर्शन ऑफ द टेंजेंट अगर मैं पोर्शन ऑफ द टेंजेंट का यूज करूं तो वो क्या करेगी? फोकस पे 90 डिग्री बनाएगा। ये रिजल्ट याद रखो, लेकिन प्रूफ समझाना जरूरी है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी। थर्ड प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोला है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम फोकाई। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, यहां से जेईई मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? पहले समझो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप फोकाई से क्या करो, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करो, ठीक है, वो कहां पे लाई करेंगे? हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, ये आपकी एक बात हो गई।
ये आपका सेकंड जो है वो मैं आपको बाद में बताता हूं कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। यानी यहाँ पे आपके पास फोकस S1 है और यहाँ पे फोकस S2 है। दोनों ही फोकसेस में से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो हमेशा कहाँ पे लाई करेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल पे ही लाई करेंगे। पैराबोला में समझा था, याद करो। पैराबोला के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, बता देता हूं। अगर आप फोकस में से टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो हमेशा कहां लाई करेगा, टेंजेंट एट दी वर्टेक्स पे। टेंजेंट एट वर्टेक्स पे उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई करेगा। ये चीज हमने समझी थी। यहां पे क्या होगा इलिप्स में, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके यही स्पेसिफिक टेंजेंट, आप कोई भी टेंजेंट सोच सकते हो। इस तरह से मैं सोचूंगा, एक और टेंजेंट सोचते हैं जो कहां से पास होगा, इस पॉइंट यानी माइनर एक्सिस के एक्सट्रीम पॉइंट बी में से पास करवा दूं तो वहां पे भी जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, क्या करोगे, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो भी क्या होगा, ऑक्सिलरी सर्कल पे ही बनेगा। इतना याद कर लो हमेशा। लेकिन मैं प्रूफ कैसे करूं इसको? प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। क्या है स्टेप्स, चलिए बताता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप है इक्वेशन फाइंड करो टेंजेंट का। तो चलिए फाइंड करते हैं। और थोड़ा सिंपल हो जाए आपके लिए तो हम रैंडम नहीं, हम यही वाला एक्सट्रीम वाला जिसकी ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की वो b है, उसका क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, क्योंकि ये x के पैरेलल होगी तो y इक्वल्स टू b इज द इक्वेशन। y इक्वल्स टू b इज द इक्वेशन। इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप क्या करना होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो उसके लिए अगर ये इक्वेशन नहीं है, कोई और है, तो उसके लिए याद करो फॉर्मूला हमने स्ट्रेट लाइंस में सीखी थी, x माइनस x1 अपॉन ए वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमने सीखा था। ठीक है, वो लगा दोगे। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाई प्रोसेस करने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को ही टेंजेंट मान लिया है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये इसके कोऑर्डिनेट्स a, 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा क्योंकि ऐसे वर्टिकल लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे a ही आ जाएगा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट, और इसकी जो लेंथ होगी वो y कोऑर्डिनेट होगी क्योंकि ये एक ऐसे पैरेलल लाइन है x एक्सिस के, तो ये डिस्टेंस भी b के बराबर ही होगा। तो a, b इज द पॉइंट। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वो क्या है, a, b है हमारे पास इस टेंजेंट के लिए। ठीक है, अब इसको चेक करना है किसमें, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर है या नहीं। अब ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये होती है इक्वेशन। पुट कर दो LHS में ये पॉइंट को, अगर इसके ऊपर होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। a, b पुट कर दो तो a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी b स्क्वायर। लेकिन b स्क्वायर के लिए हमें पता है a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, तो इसको सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर e स्क्वायर नेगेटिव a स्क्वायर e स्क्वायर चला गया, क्या आ गया आंसर, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू RHS। तो प्रूफ हो गया कि कहां पे होगा, हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पे ही होगा। अब ये चीज कोई भी टेंजेंट के लिए वैलिड है। दूसरा पॉइंट क्या है, लेंथ इज इक्वल टू बी स्क्वायर। क्या मतलब है भाई, जो ये आप लेंथ निकालोगे, ये परपेंडिकुलर्स की ये लेंथ हो, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि ये लेंथ b है ये लेंथ b है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, बी स्क्वायर। यानी d1 इंटू d2 अगर मैं करना चाहूं, d1 इंटू d2 परपेंडिकुलर्स, ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स की जो दोनों फोकस में से अलग अलग लेंथ्स है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है हमेशा सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूं, इस तरह से सोचो, अगर ये S1 से लेके इस वाले टेंजेंट की मैं बात करता हूं, यहां पे S1 से M और S2 से N, ठीक है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करो। अगर मैं ये दोनों निकाल लूं, S1 से M, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस। ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, x अपॉन a cos थीटा, या फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c ले लो। टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट, ठीक है, जनरल टेंजेंट की बात करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस और माइनस c, लेकिन अभी हम क्या करेंगे,
प्लस लेके चलेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आप अल्टीमेटली नेगेटिव भी लोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि हम लेंथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपके पास इक्वेशन है, तो क्या करना है, ए कॉमा जीरो में से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए। ठीक है, इस लाइन में पुट कर दो, यानी एम एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पे। कौन सा पॉइंट, ए कॉमा जीरो, यहाँ पे पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, एम ए ई वाई तो 0 है, प्लस में रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में क्या मिलेगा यहाँ पे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एम स्क्वायर। सिमिलरली S2 क्या करना है, n करना है। क्यों, इस पॉइंट से मैंने इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस S2n लिया है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा 0, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंज होने वाला है आपका। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए एम ई प्लस ये सेम ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन ले लो, S1m इंटू S2n, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो a प्लस बी है, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, इतना गड़बड़ नहीं करनी है। अब एक चीज और बता दूं, जब आप क्या याद करोगे, जब आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर की इक्वेशन याद करोगे उसमें रूट नहीं आता है, इसमें रूट आता है। तो ये सारी चीजें जल्दी में गड़बड़ ना हो, याद रखना। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। अब देखो ध्यान से, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर और यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एम स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आ गया, प्लस में बी स्क्वायर आ गया अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। अब क्योंकि ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर तो क्या है, बी स्क्वायर है, क्या है, बी स्क्वायर है, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, माइनर एक्सिस के बराबर है। तो देखो मैंने कोई भी बी लेंथ वाला टेंजेंट लिया, यहाँ पे इतनी लेंथ पे टेंजेंट है, कोई भी लेंथ पे टेंजेंट लो, एनी टेंजेंट के लिए, ऐसा नहीं यहाँ पे बी डिस्टेंस था तो बी आया, नहीं, आप कोई भी टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट लेके मैंने ये फॉर्मूलाज लगाई तो भी मुझे क्या मिला, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर ही मिला। ठीक है, बस आपको रिजल्ट याद रखना है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर प्रॉपर्टी याद है तो। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जेईई मेंस 2020, जो मैंने आपको बताया था। देखो क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लोकस, लोकस पे लाई कर रहे हैं। कौन सा लोकस भाई, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम अपॉन एनी टेंजेंट टू द इलिप्स। इसका मतलब क्या है भाई, देखो किसी भी फोकस से, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर मैं क्या ड्रॉप करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस तरह से, तो क्या होगा, वो उस पॉइंट्स का जो लोकस होगा वो ऑक्सिलरी सर्कल होगा। और वो हमने अभी देखा, अभी ही तो देखा कि ये पॉइंट कहां पे लाई करने वाले हैं परपेंडिकुलर्स के, ऑक्सिलरी सर्कल के ऊपर, जिसकी इक्वेशन हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ऑक्सिलरी सर्कल। तो आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स उस लोकस पे लाई करेंगे, मतलब इन पॉइंट्स को इसमें बस पुट करके चेक करना है। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे ए की वैल्यू चाहिए, कहां से मिलेगी, इस इक्वेशन से मिलेगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। पुट कर दो सारी वैल्यूज, तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये जो पॉइंट है -1, पुट करो, LHS -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4 आ गया RHS। देखो कितनी देर में क्वेश्चन, ये तो मैं बताया, वरना आपको अगर प्रॉपर्टी याद है तो आप तो देख के ही बता सकते हो भाई ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इतनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है अगर प्रॉपर्टीज याद है तो। जब हम PYQs करेंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, 2023 के ही क्वेश्चंस ऐसे हैं। ठीक है, आप एकदम सिंपल प्रॉपर्टीज जो मैंने लेक्चर्स में डिस्कस की हैं उसका यूज करके सॉल्व करोगे। जब हम PYQs करेंगे तब फर्स्ट 2 ही क्वेश्चन ऐसे मैंने रखे जो प्रॉपर्टीज से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन।
कुछ और प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो फिजिक्स में भाई, कि अगर किसी पॉइंट में से रे पास हो रही है तो वो इस मिरर वाली सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी कहीं पे, ठीक है। मिरर वाली सरफेस से लेके क्या आएगी, वापस आएगी। और जहां पे रिफ्लेक्शन होता है जिस मिरर पे, तो ये एज अ मिरर इस पॉइंट पे मैं काम करूंगा। यानी इलिप्स की जो इनर साइड जो है मिरर की तरह काम करेगी। यहां पे ये भी मिरर की तरह काम करेगा, तो ये क्या होगा, एक नॉर्मल होगा। नॉर्मल के ये जो परपेंडिकुलर होगा ये आपका टेंजेंट होगा। तो यहां से जब भी आपकी रे वापस आएगी वो कहां से पास होगी। अब यहां पे भी एक चीज है कि वो लाइन अगर फोकस में से आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होके वापस दूसरे फोकस में से ही पास होगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्या ये उस फोकस के लिए भी काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। अगर आपकी रे यहां से आ रही है तो वो हमेशा दूसरे S1 फोकस में से ही वापस से पास होगी। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको भाई। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रेज कमिंग फ्रॉम वन फोकस ऑफ द इलिप्स, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फ्रॉम द अनदर फोकस ऑफ द इलिप्स। इतना याद रखो। एक और चीज है यहाँ पे कि अगर आपको प्रूफ करना है तो ये चीज हमें पता है कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल्स दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो एक और चीज है यहाँ पे भी, टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या करेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन वो क्या करते हैं, कौन से इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में भी आप 9th 10th से पढ़ रहे हो। रिफ्लेक्शन क्या होता है हमने किस में पढ़ा, सर्कल्स, पैराबोला में भी पढ़ लिया था। यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और छोटी सी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वो भी याद कर लो। क्या कहती है प्रॉपर्टी, इफ द नॉर्मल एट द एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, अगर इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लूं तो पहले टेंजेंट टी ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर ही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्लियर सी बात है। तो अगर ऐसा नॉर्मल आप ड्रॉ करो, उसको एक्सटेंड कर दो, लाइन मान लो, लाइन ही ड्रॉ कर लिया आपने, तो वो अगर एक्स एक्सिस को कैपिटल जी में, यानी मेजर एक्सिस को कैपिटल जी में और माइनर एक्सिस को कहां पे, स्मॉल जी में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नॉर्मल इन दोनों पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और मैं क्या करूं, अगर मैं इस पॉइंट सेंटर में से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, किसके ऊपर, नॉर्मल के ऊपर। नॉर्मल के ऊपर देखो यहां पे पॉइंट P, C meet the major axis and minor axis G. CF be the perpendicular upon this normal. तो ये C से लेके F तक मैं क्या करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। तो मेरे पास कुछ रिजल्ट है, PF इंटू PG, यानी इस पॉइंट से लेके ये इतना डिस्टेंस PF, कैपिटल PF इंटू P से G तक का डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा, सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो इसको याद कैसे करना है। और एक और भी होता है यहाँ पे, P से लेके F तक और P से लेके स्मॉल g तक, तो PF PG ही याद रखना है दोनों में, वो a स्क्वायर के बराबर होगा। ये कैसे हो रहा है समझना बड़े ध्यान से। P से लेके F तक का ये जो ग्रीन डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, और P से लेके ये इतना डिस्टेंस है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन b स्क्वायर। कैसे याद रखूं, देखो कैपिटल G है, ठीक है, यानी मेजर एक्सिस वाला पॉइंट है, तो आंसर क्या आएगा, माइनर एक्सिस वाला b स्क्वायर। इसी तरह से PF तो दोनों में ही आएगा, परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है वहां पे वो PF दोनों में, PF PG ही याद रखो, एक कैपिटल G, स्मॉलर, देखो स्मॉल आपका पॉइंट है लेकिन डिस्टेंस कैसा है, लार्जर है, तो वो कैसा आएगा, मेजर एक्सिस के स्क्वायर के बराबर। यहां से भी क्वेश्चन चांसेस है कि बन सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 6 है। क्या बोला है क्वेश्चन में, अ रे इमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट -3,0, -3,0 में से एक रे इमिट कर रही है। अब पॉइंट कौन सा है, हमने क्या देखी प्रॉपर्टी, देखो कि अगर फोकस में से पास हो रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है इलिप्स पे, तो अगेन दूसरे फोकस में से पास होगा। ये प्रॉपर्टी पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये फोकस है क्या है। तो चलिए देखते हैं।
रे इमिटिंग फ्रॉम -3,0 इंसिडेंट ऑन द इलिप्स। इलिप्स कौन सा है आपके पास? 16x² + 25y² = 400 एट अ पॉइंट P ऑन ऑर्डिनेट 5। ठीक है, यानी P पॉइंट कहां पे है? ऑन द इलिप्स है। P पॉइंट इज ऑन इलिप्स, इतना आपको पता होना चाहिए। पहले तो इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं, समझते हैं थोड़ी फिगर को। ठीक है, इस तरह से आपका इलिप्स होगा यहां पे। ठीक है, एक रे आ रही है -3,0 में से, -3,0 में से हमने एक रे बना दी जो यहां पे किसी पॉइंट P में जाके वापस आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर पॉइंट P इलिप्स के ऊपर वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 4 है, तो वो क्या करेगा? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और x कोऑर्डिनेट निकाल के देगा। तो 16x² + 4² यानी 16, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 25 × 16 करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 400 = 400। तो x² = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4। कहां पे है पॉइंट आपका? यहां पे 0,4 पे पॉइंट P है। इसका मतलब रे यहां से आ रही है, समझना बड़े ध्यान से, यहां से आ रही है और यहां कहीं रिफ्लेक्ट होके जा रही होगी। क्लियर है? हाँ क्लियर है, लेकिन वो पॉइंट कौन सा होगा? आपको अल्टीमेटली क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहां से मान लो ये कोई पॉइंट Q होगा, इस रे का PQ का इक्वेशन फाइंड करना है। तो मुझे P पॉइंट तो मिल गया, अगर मुझे Q पॉइंट भी मिल जाए तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके मैं फाइंड कर सकता हूं। अब देखो ध्यान से, मैं क्या सोच सकता हूं, यहां पे x² a² यहां से निकालो, x² / 25 + y² अपॉन में 16 = 1। तो a² की वैल्यू 25 है, b² की वैल्यू क्या है? 16 है। इतना क्लियर है? हाँ क्लियर है। तो मैं क्या सोच सकता हूं, ऐसे मान लेता हूं कि ये फोकस में से ही पास हो रही होगी, लेकिन फोकस क्या होता है? e,0। ये भी फोकस है या नहीं पता मुझे, तो चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फोकस है। तो फोकस के लिए ए पॉइंट फाइंड करेंगे। ए आपके पास है, आपको इसेंट्रिसिटी ई फाइंड करनी पड़ेगी, यानी e² = 1 - b² / a², यानी 1 - 16/25। तो क्या मिलेगा आपको? 9/25 e²। तो e की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। तो आपके पास फोकस क्या मिलेगा? फोकस इज ± a,0। a क्या है आपके पास? a की वैल्यू इज 5, ± 5 × 3/5, 0। तो फोकस क्या मिला आपको? ± 3,0। तो यहां से मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि -3 में से पास होगी, P में से रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि ये -3,0 फोकस में से ही पास हो रही है, तो यहाँ पे 3,0 फोकस से ही अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगा? इक्वेशन ऑफ PQ यूजिंग 0,4 एंड 3,0 क्या हो जाएगा आपके पास? y-, या फिर आप यहां पे क्या सोच सकते हो? y- में स्लोप ना निकालू, x/a + y/b, क्योंकि ये ऐसे ही पॉइंट है। x/, क्या है आपके पास? ये x इंटरसेप्ट प्लस y/b यानी y इंटरसेप्ट = 1, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। देखो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट काफी क्लियर होने चाहिए, वरना आप यहाँ पे स्लोप वाली चीज भी यूज कर लो। तो 4x + 3y = 12 इज द आंसर। तो क्या ऐसा ऑप्शन है 4x + 3y? लेकिन हमें तो क्या बोला है यहाँ पे कि बस इक्वेशन निकाल के दे दो, तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर हमारे पास जरूर है। तो इक्वेशन क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का? 4x + 3y = 12। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन है? प्रॉब्लम 7 जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे भी आपको दिखेगा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, रिफ्लेक्शन की ही बात है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो अब हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगी या नहीं। अब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज होगी या नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया? पता लगाया कि प्रॉपर्टी यूज हो रही है।
ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो गया, वरना हम पॉइंट ही नहीं फाइंड कर पाते। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। A ray of light passing through 2,1 reflected at point P on the y-axis। थोड़ी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे x एंड y एक्सिस मान लो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। क्या हो रहा है यहाँ पे, 2,1 में से 2,1 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, 2,1 पॉइंट। यहां से क्या हो रही है, रे इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट P ऑन दी y एक्सिस एंड देन पासिस थ्रू पॉइंट 5,3। ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट मान लो P होगा y एक्सिस के ऊपर, और अगेन आपकी रे कहां से जा रही है, 5,3 में से। तो 5,3 पॉइंट कहीं यहां पे होगा। तो इस तरह से आपकी रे पास हो रही है, यहां से जा रही है और यहां से 5,3 में से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर है। इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स, ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है किसी इलिप्स की। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्ट्रिक्स का। क्लियर है। ऑफ एन इलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/3, ऐसा इलिप्स जिसकी डायरेक्ट्रिक्स की क्या है, इसेंट्रिसिटी, मतलब इलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1/3 है और डायरेक्ट्रिक्स ये है। एंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, लेकिन रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहां पे रखा है। ठीक है, मैं क्या सोच सकता हूं, ये पॉइंट, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स है, तो मुझे इक्वेशन कैसे मिलेगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं। एक चीज हमेशा याद रखो, जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो यहां पे जो पॉइंट मिलेगा एक्सटेंशन के बाद, ये जो पॉइंट होगा एक्चुअली वो इस 2,-2,1 की क्या होगी, इमेज ही होगी। तो हमें अगर इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करनी है तो एक पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट हमेशा कौन सा होगा, इस पॉइंट का इमेज, यानी -2,1 इमेज कैसे निकालते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस पता होना चाहिए आपको, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, लेंथ तो वही रहेगी। तो मुझे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी रिफ्लेक्टेड रे, विच इज y माइनस y1, स्लोप m क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 2 अपॉन x2 माइनस x1, यानी क्या मिलेगा, देखो 5 + 2 7, 2/7 अपॉन x माइनस x1 यानी यहां पे 2 हो जाएगा। अब ये क्या है, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 2x माइनस 7y, समझना पड़े ध्यान से, 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई, क्योंकि इलिप्स में तो दो डायरेक्ट्रिक्स होती है और दोनों डायरेक्ट्रिक्स कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइंस के लिए मुझे क्या पता है, अगेन स्ट्रेट लाइंस में सोचो, ax प्लस by प्लस c, अगर ax प्लस by प्लस c है इक्वल्स टू 0 है, तो उसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी ax प्लस by प्लस d होगा, यानी आगे x और y सब कुछ सेम, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो इफ दिस इज वन डायरेक्ट्रिक्स, अनदर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, अनदर डायरेक्ट्रिक्स इज नथिंग बट 2x, यहां पे लिख लेते हैं 2x माइनस 7y प्लस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स होगी। क्लियर है। अब मुझे दो डायरेक्ट्रिक्स पता है और आपको क्या बोला है, इसेंट्रिसिटी इज 1/3 और दोनों के लिए डिस्टेंस टू द नियरेस्ट फोकस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इज 8/√53। तो मैं क्या सोच सकता हूं, एक सोचो, यहां पे फिगर बनाते हैं कि ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन 2x माइनस 7y प्लस 11 है। ठीक है, नियरेस्ट फोकस यानी यहां पे कोई फोकस होगा जिसकी AE, 0 क्या होगी, ये उसके फोकस का पॉइंट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है और इसेंट्रिसिटी इज 1/3 है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, इतना डिस्टेंस इज 8/√53। ये क्लियर हो गया। ऐसा आपको सोचना है, ये क्या है आपके पास, इलिप्स है, ऐसा सोचो। तो मुझे पता है कि ये पूरा डिस्टेंस a/e होता है, क्लियर है कि नहीं, और इतना डिस्टेंस क्या होता है, AE होता है। क्या होता है, AE होता है।
क्लियर है कि नहीं? तो मैं क्या कर सकता हूं, a बाय ई माइनस ए ई कर दूं तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a बाय ई माइनस ए ई करने पे हमें 8/√53 मिलेगा, लेकिन हमें e की वैल्यू तो पता है 1/3, तो 3a माइनस a बाय 3 इक्वल्स टू 8/√53। इतना क्लियर हो गया? तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 8a/3, ठीक है, तो a बाय 3 इक्वल्स टू 1/√53। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो a की वैल्यू 3/√53 आ गई। अब मुझे फाइनली फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस, द इक्वेशन ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स। अदर डायरेक्ट्रिक्स के लिए मैं क्या सोच सकता हूं, मेरे पास एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, ये वाली होगी जहां पे लैम्बडा होगा। तो मैं ये सोच सकता हूं अगर मेरे पास a आ गया तो मैं दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। क्यों मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस मुझे पता है क्या होता है, c1 माइनस c2 लैम्बडा माइनस 11 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी क्या मिलेगा आपको 4 प्लस 7, करो कितना मिलेगा 53 ही आ जाएगा, √53 किसके बराबर होता है, ये AE और ये भी a बाई ई डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो a बाई ई डिस्टेंस, तो क्या मिलेगा आपको 2a बाई ई इज द आंसर। तो 2 टाइम्स a बाई ई, समझना अब a की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स a अपॉन में e करना है आपको, तो 2 टाइम्स a क्या है, समझ लो बड़े ध्यान से, a की वैल्यू है आपके पास 3/√53, 2a बाई ई की वैल्यू 1/3, यानी अल्टीमेटली आपको 3 यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 18 लैम्बडा माइनस 11 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 18, √53 कैंसल हो जाएगा। तो एक बार लैम्बडा की वैल्यू प्लस लेके देख लो और लैम्बडा माइनस 11 की वैल्यू माइनस 18 देके देख लो, इतना क्लियर हो गया। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, 19 प्लस 10 29, और यहां पे क्या आ जाएगी लैम्बडा की वैल्यू -7। कितना क्लियर हो गया सबको? तो मेरे पास लैम्बडा की वैल्यू आ चुकी है और मुझे तो क्या चाहिए था, अनदर इक्वेशन, तो 2x माइनस 7y प्लस 29 और इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 7y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो ऑप्शंस आ गए मेरे पास, देखो। तो क्या ऐसे ऑप्शंस हैं हमारे पास? यस बिल्कुल है, ऑप्शन सी है हमारे पास। तो देखो रिफ्लेक्शन है तो जरूरी नहीं है हर बार सीधी प्रॉपर्टी लगे। अब कई बार गलती क्या होती है ना कि बच्चे इसको सीधा इसी पॉइंट को 2,1 को फोकस मान लेते हैं, ठीक है। तो अनदर फोकस को इसको दूसरा फोकस मान लेते हैं, कौन सा 5,3 को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में ऐसा बताया। अब क्योंकि अब एक और चीज भी यहाँ पे देखने लायक है कि दोनों फोकस होंगे तो होगा क्या, A,0 वो वाले लगेंगे, फिर ये भी सोचेंगे शिफ्टेड वाला है तो कुछ चेंज हो गया होगा। नहीं, आपको लॉजिक से जाना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं जल्दी रिपीट करवाना चाहूंगा कि इसको हमने कैसे सॉल्व किया। रे जा रही है, क्या हो गई यहाँ पे, रिफ्लेक्ट होके 5,3 में जाएगी। मुझे रिफ्लेक्टेड यानी डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है, तो मुझे 2 पॉइंट चाहिए, एक और दूसरा पॉइंट कहां से मिलेगा, इमेज से। तो डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। अब डायरेक्ट्रिक्स ये है तो दूसरी जो पैरेलल लाइन होगी वो भी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो हमें क्या मिला 2x माइनस 7y प्लस लैम्बडा करूंगा तो दूसरी डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? डिस्टेंस हमें गिवन था, हमने फिगर बना के डिस्टेंस निकाल लिया, a की वैल्यू मिल गई और दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस पता है। ये कहां से आया, स्ट्रेट लाइंस का यूज किया हमने। तो थोड़ा समरी देना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो लेक्चर है खत्म होता है। ये क्या था, हमारे कंसेप्ट एड ऑन का लास्ट लेक्चर, मतलब सारे ही जो टॉपिक्स थे हमारे इलिप्स चैप्टर के, सारे जो कंसेप्ट थे हमने समझ लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, मस्ट प्रैक्टिस करेंगे, PYQs करेंगे। ठीक है, आई होप आज जो हमने कंसेप्ट समझे जो कि काफी सिमिलर थे, कुछ लेक्चर्स जो हमने सर्कल्स में और पैराबोला में किए थे, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सारे ही जो लेक्चर्स है अगेन क्विकली देख सकते हैं और उसका यूज करके, सारे कंसेप्ट्स का यूज करके खुद से रेफरेंस बुक में से क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।